कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आइए आज हम जो सिविक्स है, हमारा नागरिक शास्त्र है, उसका 3rd चैप्टर शुरू करते हैं। अभी तक हमने फर्स्ट और सेकंड की वीडियोस देखी हैं, ऑडियोज के थ्रू पढ़ा है। अब आज हम 3rd चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। तो जो 3rd चैप्टर है उसका जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो उद्देश्य है उसको पढ़ने का, जैसे एक सिंपल सी बात मैं बता दे रहा हूँ, 2 मिनट में बताऊंगा। जब हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उसकी कोई ना कोई थीम होती है। हम खाना खाते हैं तो उसका कोई थीम है, उसका कोई उद्देश्य है। क्यों? हमें जो आवश्यक ऊर्जा है वो प्राप्त होगी, जिससे हमारा शरीर विकास करेगा और हमारा मानसिक शारीरिक विकास होगा, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो ऐसे ही हर चैप्टर का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होता है। जब उस चैप्टर को आपके सिलेबस में, आपके सब्जेक्ट में इंक्लूड किया गया, जोड़ा गया, तो ये उम्मीद की गई कि बच्चा या स्टूडेंट या कोई भी पर्सन जब इसको पढ़ेगा तो वो इस चीज के बारे में समझ पाएगा, या उसकी समझ को हम इस माध्यम से इसके बारे में आगे विकसित कर पाएंगे, बढ़ा पाएंगे। वह उसको इस चीज, किसी विशेष बिंदु के बारे में, टॉपिक के बारे में हम उसको इसके माध्यम से जानकारी दे पाएंगे। ठीक, तो आपके सिलेबस में चाहे जो सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर का कोई ना कोई एक कॉन्सेप्ट होता है, उसका एक उद्देश्य होता है। अभी तक आपने सिविक्स में 2 चैप्टर पढ़े हैं। पहला था सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी, और दूसरा था संघवाद, संघवाद। ठीक, ये 2 थे। तीसरा चैप्टर हमारा जो आता है वो है लोकतंत्र, लोकतंत्र एवं विविधता। ये हमारा तीसरा चैप्टर है, इसको हम आज से शुरू करेंगे। तो एक नॉर्मल व्यू अगर हम देखा जाए, सामान्य दृष्टि डाली जाए, तो सत्ता की साझेदारी यानी हमारे चैप्टर, हमारी सिविक्स में, सिविक्स का मतलब क्या है? राजनीतिक व्यवस्था को समझना। नागरिक शास्त्र या सिविक्स जो हम पढ़ते हैं वो किस लिए पढ़ते हैं? वो इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे देश में जो व्यवस्था संचालित है, जो चल रही है, जिससे हमारे यहाँ की शासन व्यवस्था चलती है, नियम कानून बनाए जाते हैं, उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है कि उसका अनुपालन कैसे होगा। इन सारी चीजों के सुनिश्चितीकरण में, इनके अप्लाइजेशन में, जो अप्लाई करने की प्रक्रिया है, उसको समझने के लिए हमें ये सब पढ़ना होता है। हम नागरिक शास्त्र के अंतर्गत अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से, अलग अलग टॉपिक के माध्यम से, जिनको हम चैप्टर्स कहते हैं, उनके माध्यम से भारत की राजनीतिक व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं, और उसका तुलनात्मक अध्ययन हम विभिन्न देशों की घटनाओं से, विभिन्न देशों के संवैधानिक व्यवस्था से करते हैं, ताकि एकदम कंफर्म जानकारी हम समझ सके और उसके बारे में अपनी एक विचारधारा बना सके। जब तक हम किसी बिंदु का, किसी वस्तु का या किसी घटना का कहीं बाहर विषम परिस्थिति, जो हमारे यहाँ जैसी परिस्थिति, उसके विपरीत परिस्थिति, उसके अनुरूप परिस्थिति, उनसे तुलनात्मक अध्ययन नहीं करते हैं, तब तक हमें चीजें स्पष्ट तौर पर समझ में नहीं आती। अध्ययन के कई तरीके होते हैं। अध्ययन का पहला तो आपने सीधे से पढ़ लिया, समझ में आ गया। फिर जब और थोड़ा सा आप आगे की क्लासेस में बढ़ते हैं तो आपको उसको कंपैरिजन का जो फॉर्म होता है वो समझना पड़ता है। तुलनात्मक अध्ययन यानी कि हमारे यहाँ जो व्यवस्था चल रही है, इसके बाद सारे देशों में क्या चल रहा है, वहां की व्यवस्था कैसे चल रही है, या हमारे देश से अगर भिन्न व्यवस्था है तो वो अच्छी चल रही है कि गड़बड़ चल रही है। यानी कि जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ती जाती हैं, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमें एक अलग सी थीम डेवलप करनी होती है, सेल्फ थिंकिंग डेवलप करनी होती है। किसी भी व्यवस्था के बारे में सिर्फ सूचनाएं इकट्ठा नहीं करनी होती है, बल्कि हमारा उस आगे बढ़ते क्रम में एक उद्देश्य बन जाता है कि इन सभी घटनाओं के माध्यम से अपना विकास, अपनी मानसिक चिंतन को बेहतर बनाना है और अपनी समझ को बेहतर बनाने का प्रयास करना होता है। ठीक, तो हमारा जो चैप्टर था पहला, सत्ता की साझेदारी, इसके अंतर्गत चैप्टर हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो ताकत होती है, ताकत को एक जगह केंद्रित नहीं किया जा सकता। एक जगह केंद्रित करेंगे तो कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका भला नहीं होगा, जिनका जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इसके कारण विद्रोह की स्थिति हो सकती है, गृह युद्ध की स्थिति हो सकती है, यानी कि देश विषम परिस्थितियों की तरफ जा सकता है, देश पतन की तरफ जा सकता है। तो हमने यहाँ से इसको समझा कि जहां जहां जिन जिन स्तरों पर आवश्यक हो, उन स्तरों पर अधिकारों का बंटवारा करना चाहिए, राज्यों के साथ, केंद्र के साथ, और प्रांतीय व्यवस्था जो छोटे स्तर पर निकाय चुनाव कराए जाते हैं उनके साथ। और वही परिस्थिति व्यवस्था भारत में चल भी रही है और सुचारू रूप से संचालित हो रही है। इसी कारण लगभग संतुष्टि का वातावरण है, किसी सत्ता के खिलाफ कहीं विद्रोह की स्थिति नहीं है। उसके बाद हमने देखा संघवाद।
अब हमने जब सत्ता की साझेदारी पढ़ ली तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि जो ताकत है उनका बंटवारा हो जाता है। लेकिन क्या ताकत का बंटवारा कर देने से जो संघ होता है, जो केंद्र होता है, संघ का मतलब सेंटर, जो केंद्र व्यवस्था है, केंद्रीय सरकार है, क्या वो कमजोर हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है, उसके कुछ उसकी क्षमता नहीं रह जाती है? भाई एक प्रश्न ये भी मन में आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। केंद्र और राज्य के बीच में जब अधिकारों का बंटवारा हो जाता है तो कुछ ऐसे मुद्दे जिन पर राज्य आपस में विवाद की स्थिति में आ सकते हैं वो सब केंद्र के नियंत्रण में होते हैं। अंतरराष्ट्रीय मामले जो भी होते हैं वो केंद्र देखता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने सत्ता की साझेदारी को पढ़ा, लेकिन मन में कहीं ये बात ना आ जाए कि सत्ता की साझेदारी का मतलब अधिकारों को बांट देना और केंद्र सरकार की स्थिति शून्य कर देना। इसके लिए हमें आगे संघवाद पढ़ने का मौका मिला और इसको पढ़ के हमने देखा कि कुछ राष्ट्रीय स्तर के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनमें सिर्फ केंद्र के पास ही ताकत है, राज्य पे उसका कोई हस्तक्षेप नहीं। यानी कि सत्ता की साझेदारी में हम बंटवारा देखते हैं अधिकारों का और फिर आगे संघवाद में आके देख लेते हैं कि सत्ता का बंटवारा तो हो गया, ताकत का बंटवारा हो गया, अधिकारों का बंटवारा हो गया, कर्तव्यों का बंटवारा हो गया, लेकिन संघ जो है वो फिर भी अपने आप में एक अलग इकाई है और वो सर्वे सर्वा है। ठीक, अब जब हमने इन दो चीजों को देख लिया तो आगे जो देश की व्यवस्था है कैसे चल रही है भारत के संदर्भ में उसको देखेंगे। तो भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। कुछ महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है इसके मैं बता दूं। जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ठीक, इसको याद रखिएगा कि विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? भारत है। अब हमारा जो चैप्टर है, जो टॉपिक है वो ये है थर्ड, और नाम है इसका लोकतंत्र और विविधता। तो इसके अंतर्गत दो चीजें हमको पढ़नी है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है, डेमोक्रेशियल सिस्टम क्या है, और विविधता। इस विविधता को हम कई चरणों में देख सकते हैं। जैसे लोकतंत्र में जो कानूनी व्यवस्था होती है, जनता शासन सत्ता का निर्धारण चुनाव करती है। इसमें अलग अलग जाति, वर्ग, समुदाय, क्षेत्र, तरह की भिन्नता, अलग अलग तरह की सांस्कृतिक भिन्नता लिए हैं। जो है सभ्यता में परिवर्तन है। संपूर्ण भारत का अगर आप एक बार भ्रमण करके देखें तो पाएंगे कि कुछ स्थान एकदम डेजर्ट है, रेगिस्तानी लगता है कि हम सऊदी अरेबिया आ गए। फिर कुछ स्थान आप ऐसे जाते हैं बहुत ज्यादा जल वाला क्षेत्र है, बहुत जल भरा और नहरें, हमेशा वहां पर बाढ़ क्षेत्र रहता है, काफी चीजें मिल जाती हैं। फिर अगर और कुछ क्षेत्रों में जाइए तो आपको कहीं पर पहाड़ियां मिल जाएंगी, कहीं पर मैदानी क्षेत्र मिल जाएगा, जहां पर कुछ उपजाऊ मैदान मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि संपूर्ण भारत को अगर देखा जाए तो विविधता से भरा हुआ है। हम इस विविधता को एक उदाहरण के माध्यम से पढ़ेंगे और भारत का उदाहरण लेंगे। तो भारत के उदाहरण में अगर हम देखें तो यहाँ पर अलग अलग संस्कृतियां हैं। हर राज्य हर अपनी अपनी अलग संस्कृति संजोए हुए है। उनका अपना भोजन है, उनका अपना कल्चर है, उनका अपना रहन सहन का तरीका है, उनका अपना अंतरक्रिया का जो कार्य है वो अलग है। मतलब वो सामाजिक सामंजस्य जो बनाने का उनका प्रोसेस है वो अलग है। उनकी भाषा शैली अलग है, उनका जो क्षेत्रफल है, उनकी जो मृदा है उसकी उत्पादकता अलग अलग है। यानी कहने का मतलब है कि अलग अलग क्षेत्र में बटा हुआ है, बिल्कुल विविधतापूर्ण है। ऐसी विविधतापूर्ण व्यवस्था में लोकतंत्र को अप्लाई कर पाना क्या आसान है या कठिन है? अगर आसान है तो कैसे, और अगर कठिन है तो कैसे? अगर कठिन है तो उन समस्याओं को कैसे समाप्त किया जाता है और कैसे लंबे समय से लोकतांत्रिक व्यवस्था चली आ रही है, इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है, 2 से 3 वीडियो में ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं लोकतंत्र और विविधता की तरफ। लोकतंत्र, ठीक, लोकतंत्र, इसकी एक बहुत ही सामान्य सी एक परिभाषा दी गई है। परिभाषा, ठीक, परिभाषा है लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए जनता पर शासन।
लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए जनता पर शासन, यानी बाय द पीपुल फॉर द पीपुल एंड ऑन द पीपुल। यानी जब ऐसी व्यवस्था हो जिसमें शासक का निर्धारण भी जनता करती हो और शासक कौन बनेगा वो भी जनता के बीच से आता हो, और शासन कैसे करेगा ये भी जनता के बीच से आने वाला ही निर्धारित करे, तो ये क्या होता है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है। इस परिभाषा को देने वाले हैं अब्राहम लिंकन। ठीक, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि अब्राहम लिंकन की परिभाषा जो लोकतंत्र के संबंध में है वो क्या है, या कभी कभी ये परिभाषा देके नाम पूछ लिया जाता है कि ये परिभाषा किसने दी है। ठीक, तो यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है कि लोकतंत्र जो है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जो हर व्यवस्था का निर्धारण करता है, शासन सत्ता में कानून बनाने से लेकर कानून को लागू करवाने तक का सारा जो काम होता है वो कौन करता है, जनता के द्वारा किया जाता है। यानी जो सर्वे सर्वा है वो कौन है, जनता है। वो जनता क्या भीड़ के तौर पे काम करवाती है या उसका कोई सिस्टम है, ये सारी चीजें भी हम इसी में देखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि 1000 लोग इकट्ठे हो जाएं और इकट्ठे होके शोर मचाने लगे कि ये काम करिए और वो काम हो जाए, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि एक जन समूह है, परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है और इसको याद भी कर लीजिएगा। जैसे एक जनसमूह है, ये दूसरा ये है, तीसरा जनसमूह ये है, चौथा ये है। ठीक, ये मान लीजिए ये क्या है, ये आपके राज्य है, आपके मान लीजिए ये राज्य है, मान लीजिए भाई राज्य तो ज्यादा है लेकिन हम एग्जाम्पल थोड़ा सा ही लेंगे। अब इस राज्य में प्रत्येक राज्य में 1 लाख जनता है, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, ठीक, 1 लाख ये है। अब मान लीजिए इस देश की व्यवस्था कौन सी है, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक में क्या है, बाय द पीपुल फॉर द पीपुल एंड ऑन द पीपुल, यानी जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है। अब इसमें हम कैसे निर्धारण करेंगे कि ये संपूर्ण जनता कैसे शासन करेगी, तो हमने क्या किया कि एक प्रक्रिया अपनाई जिसको हम कहते हैं चुनाव। चुनाव, ठीक, तो लोकतंत्र की जो सबसे अहम कड़ी है, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है चुनाव। यानी लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है, वो होता है चुनाव। जिस व्यवस्था में चुनाव की व्यवस्था नहीं है वो लोकतंत्र व्यवस्था नहीं हो सकती, बिल्कुल कतई किसी कीमत पर नहीं हो सकती। यानी कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसका पहला जो आधारभूत सिद्धांत है वो क्या है, चुनाव। अब जब चुनाव हमारा आधारभूत सिद्धांत है तो उसके लिए हमें निर्वाचन आयोग ही चाहिए, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग क्या होता है, निर्वाचन आयोग का कार्य क्या होता है, ये भी सारी चीजें आगे जानकारी चाहिए। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, पहले इन 6 राज्यों की स्थिति। 1 लाख हमने कहा कि 10,000 पर एक व्यक्ति आएगा जो शासन करेगा। तो अगर 10,000 पे आ रहा है तो एक राज्य से कितने आएंगे, 10, एक राज्य से 10 ही तो आएंगे भाई। 1 लाख को अगर 10 से डिवाइड कीजिए तो 10 ही आएंगे, 10,000 से डिवाइड कीजिए तो 10 आएंगे। अब क्या हो रहा है कि हमारी जनसंख्या टोटल कितनी थी, 6 लाख, 6 राज्य मिला के 6 लाख थी। हमारे इनमें से निकलकर आने वाले लोग कितने हो गए, 60 लोग, क्योंकि हम 10,000 पे एक ले रहे हैं, 10,000 पे एक निकालेंगे तो एक राज्य से 10 और 6 से 60, ठीक, 60 प्रतिनिधि हो गए हमारे पास, 60 प्रतिनिधि आ गए। अब इन 60 को कहीं पर बैठाना, कोई बैठक करना, किसी निर्णय के लिए इनसे विचार विमर्श करना आसान है। 6 लाख से विचार विमर्श करना मुश्किल है। लेकिन इनमें से कौन सा व्यक्ति इस 10 की गिनती में आएगा, या 10,000 में से एक कौन सा व्यक्ति होगा, इसका निर्धारण कैसे हो, इसका निर्धारण हुआ चुनाव, ठीक। तो यहाँ पर यह बात स्पष्ट हो जाती है, जो लोकतंत्र है वो पूरी तरह किस पर आश्रित है, चुनाव प्रक्रिया पर आश्रित है, ठीक। और चुनाव कौन कराता है, निर्वाचन आयोग कराता है। अब आइए हम फिर से वापस चलते हैं उसी पर।
हमने क्या किया कि प्रत्येक से 10 को बुलाया, टोटल हमारे पास 60 प्रतिनिधि हो गए और एक प्रतिनिधि 10,000 लोगों के द्वारा चुना गया है। 10,000। अब होता क्या है, निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है। चुनाव में अगर 10,000 लोगों पे से एक चुना जाना है तो 10,000 में से 10,000 लोग प्रतिभाग कर सकते हैं, यानी अपना अपना वोट पा सकते हैं। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप शासकीय चुनाव में नहीं जा सकते, बस आप आयु सीमा पूरी करते हो, नागरिकता रखते हो, कुछ बेसिक जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको आप फॉलो करते हैं तो आप किसी भी चुनाव में भाग ले सकते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव छोड़कर, राष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदक चाहिए, जो संसद के सदस्य होते हैं। हालांकि मिलेंगे नहीं तो हो नहीं पाएंगे, आप लोग कोई नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में राष्ट्रपति का चुनाव छोड़कर प्रधानमंत्री का चुनाव होता नहीं है, वो सत्ता दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री का चुनाव होता नहीं है, वो जो सत्ता जिसके प्राप्त होती है उसके दल का मुखिया होता है। तो ऐसे में लोकसभा से लेकर और गांव के जो पंच होते हैं या सभा के वार्ड के जो मेंबर होते हैं, वार्ड सभासद जो होते हैं, इन सब का चुनाव आप लड़ सकते हैं। कुछ क्राइटेरिया कभी जो है रिजर्वेशन आ जाता है, कभी आरक्षण की व्यवस्था में कब दे दिया जाता है, कुछ सीटें वेटेज में डाल दी जाती हैं, उनको वैसी भी सदस्यों को छोड़ दिया जाए तो बाकी आप आयु सीमा पूरी करने के बाद किसी भी चुनाव में प्रतिभाग कर सकते हैं, आप सांसद बनने के भी योग्य हैं। ठीक, देख लीजिए, भारत की लोकतंत्र की ताकत है कि एक सामान्य व्यक्ति को ये कानूनी व्यवस्था एक सांसद के बराबर चुनाव लड़ने की क्षमता देता है। हर जगह ऐसी व्यवस्था नहीं है, उसके कुछ विशेष प्रावधान है, लेकिन भारत में चाहे वो मिनिस्टर हो और चाहे प्रधानमंत्री हो, अगर वो लोकतंत्र के चुनाव में आ रहा है, लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है, विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है, तो उस विधानसभा में वोट देने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसके सामने चुनाव लड़ सकता है। उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप नहीं लड़ेंगे। यही है खूबसूरती लोकतांत्रिक व्यवस्था की। अब इसमें से हमने क्या किया, 10,000 में एक निकाला और उस 10,000 में 10,000 के पास ये कैपेसिटी है, ये उनके पास अधिकार है कि वो चुनाव में आ सकते हैं, लेकिन कुछ एक लोग भाग लेते हैं, जो ज्यादा लोकप्रिय होता है वो चुन के आ जाता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था सामान्य से शब्दों में समझे तो चुनाव पर आधारित है। ठीक हो गया। अब आइए, अब आपको एक बार फिर से समझा देते हैं कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र वह व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है, वो प्रतिनिधि राज्य स्तर पर विधानमंडल में शामिल होते हैं और केंद्र स्तर पर लोकसभा में शामिल होते हैं, और उसके बाद जिस क्षेत्र में से चुन के आए हैं अपनी जनता के हितों के लिए कार्य करते हैं, प्रयास करते हैं, सामूहिक रूप से पूरे देश के लिए कानून बनाने का कार्य करते हैं, जिससे देश संचालित होता है और विकास के मार्ग पर देश अग्रसर होता है। ठीक, ये है लोकतंत्र की व्यवस्था। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था जो है वो चुनाव की है। अब जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर में एक उदाहरण दिया गया है, अमेरिका से संबंधित है। अमेरिका से जो संबंधित उदाहरण है वो अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन जो चलाया गया था। नागरिकों के पास राइट्स नहीं थे तो उनके लिए वहां पर मूवमेंट चलाया गया, आंदोलन चलाया गया कि सरकारें जो है वो विनम्र हो और नागरिकों को अधिकार प्रदान करें। जैसे हमारे यहाँ भारत में आपके मूल अधिकार और कर्तव्य दिए गए हैं, तो मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए आप तुरंत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यानी आपको जो मूल अधिकार आपके दिए गए हैं उनका अगर कहीं पर हनन होता है, किसी सार्वजनिक संस्था के द्वारा, किसी संगठन के द्वारा, किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा अगर उसका हनन किया जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, यानी आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास अथॉरिटी है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस बात की गारंटी देता है कि भारत में किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उसको जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो उसके हमेशा बरकरार रहेंगे। अगर उसमें कोई हस्तक्षेप करता है तो वो दंड का भागीदार होगा, वो चाहे अधिकारी हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे आम नागरिक हो। ठीक, तो यहाँ पर हमने देखा है लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को देख रहे हैं। तो डेमोक्रेसी में हमें एक उदाहरण मिलेगा अपने चैप्टर में। जब आप अपनी बुक खोलेंगे तो उसमें आपको ऐसे एक बॉक्स बना है, उस पर दो लोग ऐसे खड़े मिलेंगे। ठीक, खड़े मिलेंगे और पैरों में उनके मोजे हैं, जूते नहीं है, जूते नहीं है उनके पैरों में। तो हम इसको यहां से देखेंगे इस उदाहरण के माध्यम से, लेकिन उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक, तो इस डेमोक्रेसी के सिस्टम को आपको समझना है
इसको गौर से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था समझ में आ जाएगी। नहीं तो अगर ये समझ में नहीं आती तो इसमें क्वेश्चन आता है अक्सर, वो दिक्कत कर जाएगा। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसको मैं आगे बताऊंगा, क्वेश्चन पे भी नोट कराऊंगा। लेकिन फिलहाल आप अपने समझ में, अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट तैयार कर लीजिए कि डेमोक्रेसी है क्या। डेमोक्रेसी वह व्यवस्था है जो देश के प्रत्येक नागरिक को अधिकार प्रदान करती है अपना प्रतिनिधि अपनी इच्छा से चुनने का, न किसी दबाव में। सिस्टम अलग हो जाता है, धीरे धीरे लोभ में, लालच में लोग बहक जाते हैं, तो कहीं दारू पी के वोट दे देते हैं, कहीं पैसे लेके वोट दे देते हैं। मतलब ये दुराचारी व्यवस्थाएं तो समाज में आती रही हैं, हमेशा से रही हैं। ये कोई आज की बात नहीं है कि 2020 चल रहा है, 2021 आएगा, 2019 चला है उसमें हुआ है। ये एक लंबी प्रक्रिया है, ये प्राचीन से चली आ रही है। लोगों में जैसे एक तरह से समान रूप से समान भावना कभी नहीं रही है। कुछ तो समाज के दूषित लोग रहे ही हैं, समाज का शोषण किया है, समाज के साथ अत्याचार अन्याय किया है, समाज में अव्यवस्थाएं स्थापित की है, तो वैसे लोग हैं। तो उनको अगर अपवादों को छोड़ दिया जाए तो डेमोक्रेसी आपके व्यवस्था को इतना मजबूत बनाती है, इतना स्ट्रांग बनाती है कि देश का प्रत्येक नागरिक चुनाव में भाग ले सकता है और प्रत्येक अधिकारी व्यक्ति के वोट का मत भी उतना ही होता है जितना एक सीनियर सिटीजन या किसी मिनिस्टर के होगा। यहाँ पर एक आम आदमी, चाहे वो एजुकेटेड है, चाहे नॉन एजुकेटेड है, चाहे वो मिनिस्टर है और चाहे वो चपरासी है, सबके मत का मूल्य एक ही होता है। ठीक है, तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो वास्तविक खूबसूरती, वास्तविक व्यवस्था जो है, इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट और महत्व है वो यही है कि इसमें समानता की बात की गई है। जैसे हर व्यक्ति सिमिलर है, किसी के पास न विशेषाधिकार है और न ही कोई अधिकारहीन है। जो मानवाधिकार दिए गए हैं, ह्यूमन राइट्स जो दिए गए हैं आपको, मूल अधिकार, वो सबके समान है, वो चाहे राजा हो और चाहे रंग रहा हो। ठीक, तो ऐसे इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। कॉन्सेप्ट तैयार कर लीजिए अपने दिमाग में, एक मन में, कि हम इस चैप्टर से सीखना क्या है। हमको सीखना है भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को, और उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को अप्लाई करने में जो कठिनाइयां आती हैं उनको देखना। और कठिनाइयां क्यों आती हैं? क्योंकि विविधतापूर्ण देश है, इसलिए आती है। ठीक, कोई भाषा को लेकर लड़ाई कर रहा है, कोई राज्य की सीमाओं को लेकर लड़ने को तैयार हो जाता है, कोई ये कहता है हमारे यहाँ बाढ़ बहुत आती है, कोई कह रहा है हमारे यहाँ सूखा पड़ गया है। तो ऐसी सारी दिक्कतें आ जाती हैं। किसी के यहाँ जंगल क्षेत्र अधिक है, तो इन सभी व्यवस्थाओं को लेकर, विविधताओं के कारण संकट की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से उसको कैसे निपटाया जाता है सौहार्दपूर्ण वातावरण में, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे।